नमस्कार साथियों, डिलीवर लॉ में आपका स्वागत है। आज मैं आईपीसी के इम्पोर्टेंट चैप्टर्स की बात करूंगा कि आईपीसी में किस पोर्शन पे आपको कवर करना चाहिए। लास्ट जब हम 30 दिन की स्ट्रेटजी बना रहे थे तो मेरे दिमाग से ये छूट गया था कि आईपीसी सब्जेक्ट के इम्पोर्टेंट सेक्शंस भी आपको बताने हैं, और उसके बाद ऐसी सर्कमस्टांसेस रही कि मैं नहीं ले पाया आप लोगों की क्लासेज इस विषय के रिगार्डिंग, क्योंकि मुझे सिलेबस की ज़्यादा चिंता रहती है कि आईपीसी तो बता देंगे, कोई बात नहीं, लास्ट में पढ़ लोगे। आप अपने हिसाब से तैयारी कर रहे थे, अब 15 दिन पहले बता दिया तो भी आप पढ़ लोगे, पर सिलेबस पूरा करवाना मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। मैं सिंगल फैकल्टी हूँ और मेरे को पूरा सिलेबस करवाना होता है, तो मैं अपना दायित्व समझकर सिलेबस को प्रेफरेंस दे रहा था। आज मैं आईपीसी के इम्पोर्टेंट चैप्टर की बात करूंगा। आरजेएसपी का पेपर जो आपका प्रिंट पे जा चुका है, किस प्रकार के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाने हैं उस पर चर्चा करेंगे। अगले 15 दिन एग्जाम के लिए बच रहे हैं, 15-16 दिन, उसमें आपको क्या करना चाहिए। कोई फ्रेश बंदा है या जिसकी तैयारी आधी हो चुकी है या जिसकी कंप्लीट तैयारी हो चुकी है, उसको क्या करना चाहिए। हिंदी इंग्लिश के बारे में भी चर्चा करूंगा। ये सब आज के क्लास का हमारा बात करने का एरिया होगा। जिसका सबके लिए ये एरिया बहुत फिजूल है वो आप छोड़ के जा सकते हो। मैं पहले स्पष्ट बता देता हूं, ऐसा नहीं कि थंबनेल्स में कुछ और लिखा और अंदर कुछ और बता रहे। अभी आपके एडमिट कार्ड आ चुके हैं, ठीक है। जस्ट 2 घंटे पहले 4 बजे आपके एडमिट कार्ड आ गए। आपको परिचित कराता हूं कि ये है राजस्थान की टॉप बड़ी जुडिशरी की कोचिंग, लॉ प्रेप जुडिशरी। जब 3 घंटे पहले, मतलब लगभग 2 बजे, ये लोग बैठ कर जनता को भ्रमित कर रहे हैं कि आरजेएस एग्जाम पोस्टपोन होगा, उस समय जब हाई कोर्ट एडमिट कार्ड जारी कर रही है। किस लिए कर रहे हैं? ये 1.7K के लिए, कि 1700 व्यूज आ जाए, इसके लिए आप लोगों के साथ बैठकर मजाक किया जा रहा है कि आरजेएस एग्जाम पोस्टपोन होगा। अरे आप 40,000 प्लस बच्चों के भविष्य के साथ इस तरह से मजाक कर रहे हो। आपके प्लेटफॉर्म पे 40,000 बच्चे सेवाएं ले रहे हैं। आप इसलिए आपने प्लेटफॉर्म बनाया था कि एक थंबनेल लगा के और मैं 2000 व्यूज ले लूं। मुझे समझ नहीं आता कि किस तरफ आप जा रहे हो। कल एक जोधपुर की कोचिंग्स ने शुरू किया, वो कह रही है कि एग्जाम नहीं होगा, उसके चक्कर में 4 लोगों ने अपने टिकट्स कैंसिल करा लिए, चाहे वो बिहार से आ रहा हो, चाहे वो दुबई से आ रहा हो या कहीं से भी। ऐसा नहीं कि दुबई से कोई एग्जाम देने नहीं आ रहा। मुझे दुबई से एक लड़की ने मैसेज किया, सर आप कंफर्म करके बताइए कि क्या एग्जाम पोस्टपोन हो रहा है, मैं टिकट कैंसिल कराऊं, मैंने फ्लाइट करवा रखी है। तो मतलब आप बच्चों के साथ इस तरह का मजाक कर रहे हो। आपको पता है कि अब उस लेटर के ऊपर लिखा हुआ है राजस्थान हाईकोर्ट बार एडवोकेट एसोसिएशन वाले डिमांड कर रहे हैं कि एग्जाम अक्टूबर में करो। आपसे ऊपर के 4 शब्द नहीं पढ़े जा रहे और आप बच्चों का भविष्य तय करने जा रहे हैं। आप क्या सिखा रहे हो बच्चों को? लाइक व्यूज के लिए आप जी रहे हो क्या? भीख मांग लो आके किसी प्लेटफॉर्म के कि लाइक दे दो, व्यूज दे दो। अरे आप अच्छा काम करोगे, बच्चा वैसे ही लाइक करके चला जाएगा। मतलब शर्म आती है। जो जुडिशरी है, जो आप इंस्टीट्यूट है, जो टीचर क्या कर रहे हो, ये सोच के शर्म आती है। मैं भी आपके फील्ड से हूं, मैंने आज तक किसी से नहीं कहा कि मेरा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जो आता है, जो ठीक आता है, पढ़ा के चला जाता हूं। बच्चों को देखना है, देख लेगा। कोई दावा कर रहा है 60 क्वेश्चन कराऊंगा, उसमें से 20 क्वेश्चन उसी में से बैठ जाएंगे। भैया फिर हाईकोर्ट बंद करा दें कि पेपर मत छापिए, या जो बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूट जयपुर में चल रही है उनको बंद कर देना चाहिए कि आपके 60 में से 20 बेच रहे हैं, तो आप ऐसा कहिए 60 की जगह हमें 500 क्वेश्चन दे दीजिए, उसी में से 70 क्वेश्चन लो के सेट करवा दी। वो बेवकूफ हैं जो पेपर बना के बैठे। अजीब भ्रमित करने का एक क्रेज चल चुका है, और जनता भी इतनी बेवकूफ है, आप लोगों में से भी इतने बेवकूफ है कि यहाँ 1700 लोग देख रहे हैं कि हमारा एग्जाम पोस्टपोन होगा, और इस वीडियो को हटा लिया। जब अभी मैं ये वीडियो बना रहा हूं तो इन लोगों ने इस वीडियो को हटा लिया, और इस जस्ट एडमिट कार्ड आने से 1.5 घंटे पहले ये वीडियो लाइव स्ट्रीमिंग चल रहा था कि आरजेएस एग्जाम स्थगित होंगे। मैं भी थंबनेल लगा सकता हूं, पर यह क्या जायज है कि बच्चों के भविष्य के साथ मजाक किया जाए? आप क्या उनका टिकट्स के पैसे लौटा दोगे जिन लोगों के आपकी वजह से टिकट कैंसिल कराने पड़े? हाँ? आप पर एक बच्चा विश्वास करता है, हमने कह दिया ये अच्छा है वो बुरा है, विश्वास करता है,
मैं तो 2000 क्वेश्चन दे के भी मैंने किसी से दावा नहीं किया कि मेरी टेस्ट सीरीज में से इतने क्वेश्चन आपको एग्जैक्ट बैठ जाएंगे। बाकी जिस दिन एग्जाम होगा 23 जून को, मैं 24 जून को सुबह ही आपको स्क्रीनशॉट के साथ बताऊंगा कि इतने क्वेश्चन मेरी टेस्ट सीरीज के अंदर से बैठे हैं, या इतने क्वेश्चन मेरे जो शॉर्ट नोट्स आपको 5-5 6-6 पेजों के प्रोवाइड करवाए उसमें से एज इट इज आए हैं। फिर भी मैंने किसी प्रकार का दावा नहीं किया। दावा करने का मतलब है कि आप बच्चों को लिमिट में बांध रहे हो। मैं दावा कर दूं कि आप सिर्फ और सिर्फ मेरी टेस्ट सीरीज दे लीजिए या सिर्फ मेरे नोट्स पढ़ लीजिए, तो आप, मुझे पता है, डायरेक्ट उठा के पढ़ोगे ही नहीं, जो लोग मेरे पे विश्वास करते हैं। तो आप क्यों ऐसा करते हैं? 1000-2000 व्यूज के लिए कर रहे हैं? क्या यही जिंदगी रह गई है एक टीचर की? यही सम्मान है? कौन बच्चा आपका सम्मान करेगा? क्यों इस पद की गरिमा को खराब कर रहे हैं? पैसा कमाना अलग चीज होता है, प्रोफेशन अलग चीज होता है, कम से कम ऐसे वीडियो तो ना बनाए। ठीक है, आप पढ़ा रहे हैं, बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म में सालों से सेवाएं दे रहे हैं, इस तरह की भ्रामक खबरें तो ना चलाएं, मेरा निवेदन है विशेष रूप से। क्योंकि आप चलाते हो, मैसेज मेरे पास आते हैं, क्योंकि मेरी क्रेडिबिलिटी है, किसी बात को कहता हूं तो वो बात साबित होती है, तो मुझे परेशान होना पड़ता है। मैं सोचता हूं कि बच्चों के साथ क्या हो रहा है। मैं बोलना नहीं चाहता किसी भी कोचिंग के अगेंस्ट, बोलना पड़ता है कभी कभी जब ये लोग लिमिट क्रॉस कर देते हैं। चलो बात करते हैं आईपीसी की। आईपीसी में क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना, फिर हम अगले 15 दिन पे चर्चा करेंगे। पहले आईपीसी पे चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ स्टूडेंट यहाँ आईपीसी के महत्वपूर्ण धाराओं को पढ़ने के लिए या देखने के लिए आए, वो स्किप कर देंगे, वीडियो बाद में छोड़ के चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। हम पहले इस पे चर्चा करते हैं। सबसे पहले आप देखिए परिभाषा खंड में जो धारा 6 से 52 तक है, वहां हेडिंग देख लीजिए मोस्ट ऑफ द, कि आपसे पूछेगा कि यह परिभाषा क्या है, पर कहीं पर हेडिंग के अंदर अलावा अंदर का भी क्वेश्चन आ जाता है कि सद्भावना पूर्वक का अर्थ क्या होता है। तो मेरे हिसाब से एक बार रीड आउट कर लेना ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। उसके बाद आप 64 को देखना, 67 को देखिएगा, 73 74 से क्वेश्चन बनेगा। ये एक एरिया है जहां से एक क्वेश्चन श्योर आता है, यहां से कोई भी एक क्वेश्चन आ जाएगा। दूसरे एरिया की बात करूं तो 76 से लेकर 106 तक जनरल एक्सेप्शन, यहां से एक क्वेश्चन प्री में और एक क्वेश्चन मेंस में हमेशा आता है। चाहे प्रॉब्लम बना के दो, चाहे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछो, साधारण अपवाद आईपीसी की जान है कि आप अपराध करते हुए भी बच जाते हो। इसका महत्व ज्यादा है, इसलिए इसको पूछा भी ज्यादा जाता है। तो 76 से 106 तक जनरल एक्सेप्शन से एक क्वेश्चन पक्का आएगा। 107, 108, 120 ए और बी। उसके अलावा आप 121 देखिए, 124 ए देख लीजिए, 130 देख लीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 124 ए के बाद आगे बात करते हैं 130, 141। अच्छा, पेन चेंज कर लेता हूं, कभी कभी थोड़ा बहुत टेक्निकल मिस्टेक आ जाता है। तो 130 की बात कर रहे थे, 141, 143, 146 पढ़ लें, 149, 153 ए और डबल ए और बी। धार्मिक अपराध है, सांप्रदायिक सद्भाव के अपराध है। देश में माहौल भी ऐसा चल रहा है कि इस धारा का महत्व बढ़ जाता है। 159, 166 ए और बी। उसके बाद 167, 170, 171 ए और बी। फिर 191 से लेकर 193 तक। अच्छा, यहाँ एक 174 भी देख लेना, ये भी ठीक धारा, इंपॉर्टेंट धारा है, इसको भी देख लेना। ओके,
एक 177 भी देखना, मैंने मेंशन नहीं की है, कहाँ पर लिखूं, 177 यहाँ लिख देता हूँ, फिर अगले पेज पर चर्चा करते हैं हम। और क्या हो सकता है इंपॉर्टेंट एरिया, 186 भी, ठीक है, राजकार्य में बाधा की बात करती है। उसके अलावा 201, 213, 216, 228 ए, 230 से 232, ठीक है, 230 से 232 के बाद आप देखिए 295, अच्छा न्यूसेंस वाला चैप्टर छूट गया, न्यूसेंस वाले चैप्टर में से आप न्यूसेंस की परिभाषा देख लेना। टू 268 को देखना न्यूसेंस की परिभाषा। उसके अलावा आप देखना 277 से लेकर 279, 277 से लेकर 279। उसके अलावा आप 292 से लेकर 294 ए तक, ये धाराएं भी देख लेना, ठीक है। उसके अलावा आप 295 से लेकर 298 ए, अच्छा 295 ए से लेकर 298 तक। फिर अफेंस अगेंस्ट बॉडी शुरू हो जाता है, शरीर के विरुद्ध अपराध की बात करते हैं। 299 से लेकर 312 के सभी अपराध इंपोर्टेंट है, एक बार रीड आउट करें, ठीक है, कोई ना कोई क्वेश्चन यहां से आ जाता है। 319 से 325 लैंग्वेज वाले क्वेश्चन की कब घोरपति बनेगी कब नहीं बनेगी, घोरपति के कौन से 7-8 स्थिति है जब घोरपति मानते हैं, जरूर देख के जाना, यहां से कोई ना कोई क्वेश्चन बनने की संभावना रही। उसके अलावा 339 से लेकर 342, 349 से लेकर 354 डी तक। देखो महिला के विरुद्ध एक अपराध जरूर पूछा जाएगा, इनको देख के जाना। जो 354 वाले हैं 326 ए बी वाले हैं, 326 ए बी नहीं बताया गया, यहीं लिख लो 326 ए और बी, ठीक है। उसके अलावा 359 से लेकर 363 तक, 363 तक, 370 मानव का दुर्व्यापार, 370 ए, 372 से लेकर 374 तक, 4 तक क्या, इसको 377 तक ही कर लेना, रेप ऑफेंसेज भी आगे पढ़ने हैं, रेप वाले जरूर देख के जाना। महिला के विरुद्ध कोई ना कोई अपराध जरूर पूछेगा, संशोधन भी पूछ सकता है, ठीक से देखना इसको। उसके बाद 377 के बाद आप प्रॉपर्टी के अगेंस्ट अफेंस में 378 चोरी के क्या क्या आवश्यक तत्व हैं से लेकर आप चोरी के लिए सजा, या 384 तक पढ़ लो, यहां तक 384 तक इंपोर्टेंट है सारा ही पोर्शन। 389 को देखना, 389 से लेकर 395 तक डकैती वाला और लूट वाले सारे अपराध कवर हो जाएंगे यहां तक। 403 से 406, 410, 414, 415 और 417। उसके अलावा 420, आप सोच रहे होंगे इतना क्यों बता रहा हूं, पिछली वाले जितने भी पढ़ाए थे उसमें तो नहीं बताया, रीजन से मैं अभी बात करूंगा कि क्यों बता। 425 से 426, 441 से 448, 463 से लेकर 465 तक, 489 ए देख लेना, 493 से लेकर 493 से लेकर 503 तक सारे अपराध इंपोर्टेंट हैं। उसके बाद 506, 509 और 511, ये आईपीसी का एक मेजर पोर्शन है। आईपीसी के साथ एक बीमारी है, बाकी सभी में आप फिक्स कोर एरिया सेट करते हो, आईपीसी में एक बीमारी ये है
कि आईपीसी में एक क्वेश्चन में आपको सजा पूछी जाती है कि कितना पनिशमेंट, और पनिशमेंट आप सबकी याद नहीं रख सकते, किस प्रोविजन की पूछेंगे हमें कोई आइडिया नहीं रहता। दूसरा, किसी भी अपराध की हेडिंग पूछी जाती है, लोक सेवक के विरुद्ध अपराध देखो आप कितने हैं, ठीक है, या विधिपूर्ण अवमान के अपराध देख लो कितने हैं, लोक न्यूसेंस के अपराध देख लो, तो किसी सब अपराधों की हेडिंग आप याद नहीं रख सकते। तो दो क्वेश्चन तो गलत होने की संभावना बन ही जाती है कि एक आपसे कोई पनिशमेंट पूछेगा, एक वो पूछेगा, ठीक है। रेंडमली ऐसी हेडिंग पूछ ली जो आपको याद है कि चोरी कहां पर है, आप, ठीक है, आपराधिक अभित्रास कहां पर है, आपराधिक दुर्विनियोग कहां पर है, आप बता दोगे। पर अगर कोई मिसलेनियस प्रोविजन वाली सेक्शन पूछ लिए तो वहां ना पनिशमेंट बता पाओगे, ना आप सेक्शन बता पाओगे। उसके अलावा इसका कोर एरिया फिक्स है कि एक महिला के विरुद्ध अपराध पूछता है, एक आपको सामान्य अपवाद में से प्रश्न पूछा जाता है, एक परिभाषा में से पूछा जाता है। नॉर्मली आईपीसी से 5 से लेकर 7 क्वेश्चन के बीच में आते हैं, 5 क्वेश्चन आते हैं, एवरेज आप 5 से क्वेश्चन देख सकते हो, ठीक है। इतना आईपीसी के अंदर होता है, इसलिए मैंने आईपीसी के हर सेक्शन जो इंपॉर्टेंट था उस पर जाना पड़ा कि कोई भी क्वेश्चन आपका छूटे ना। जो चीज मैं बता रहा हूं कम से कम देरी से बताई पर ठीक से बताऊं, ताकि आप उसको कवर करके और क्वेश्चन को ठीक करके आए। अब बात करते हैं एग्जाम कैसा आएगा, क्योंकि जो ये इंग्लिश आईपीसी वाले हैं वो भी चले जाएं देख के कि एग्जाम, प्री एग्जाम कैसा आने वाला है। प्री एग्जाम को लेकर बात कर रहा हूं मैं, ठीक है, जो अभी पोस्टपोन होने के लिए खबरें चला रखी है कुछ लोगों ने, उसी एग्जाम की बात कर रहा हूं जिसका प्रवेश पत्र आपको पता लग चुका है कि आपका सेंटर कहाँ है। वो प्री एग्जाम कैसे आने वाला है, ठीक है, प्रिंटिंग पे जा चुका है, बहुत अच्छे लेवल का एग्जाम होगा क्योंकि हाईकोर्ट हमेशा करवाती है। इस बार के पेपर में हर बार का पैटर्न ये रहता था कि मेजर एक्टों से आते थे लैंग्वेज वाले क्वेश्चन। लैंग्वेज का क्वेश्चन का मतलब है कि लैंग्वेज बेस्ड। इस बार इन्होंने माइनर एक्ट से भी ऐसा करने का प्रयास किया, ठीक है। लास्ट 15 दिन के लिए आपको फॉलो करना चाहिए कि एक तो आप देखो कि कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं। कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन का मतलब होता है कि कोई भी क्वेश्चन, जैसे मान लो कि मृत्युकालिक कथन के संबंध में कौन सा स्टेटमेंट गलत है निम्न में से, और 4 स्टेटमेंट दे देंगे, उनमें से कोई सा आपको गलत निकालना। ये होता है कंसेप्चुअल क्वेश्चन, क्योंकि उसके बारे में आप सारे कंसेप्ट पूछ लिए। या मुजरा की, जैसे मुजरा है, मुजरा सेट ऑफ होता है, सेट ऑफ के बारे में आपसे कंसेप्ट पूछ लिया कि ये एक ए ने बी को दिया, क्या ए ने बी को कर्ज दिया, क्या यह सेट ऑफ हो जाएगा, या 3 जने थे उनमें से एक के खिलाफ मांगता था, क्या इसको सेट ऑफ किया जा सकता है। तो यहां से कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन क्रिएट हो रहे हैं। दूसरा, लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन, बेयर एक्ट लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन बना रहे हैं, बेयर एक्ट लैंग्वेज बेस्ड बनाना भी पड़ता है क्योंकि डिफिकल्टी लेवल मेंटेन करना पड़ता है। 70 से कट ऑफ ज्यादा नहीं जाने देनी, 70 मार्क्स पे रखनी है, तो उनका भी एक लेवल होता है। अगर लॉलीपॉप आपको पकड़ा देंगे तो सब कर लेंगे और कट ऑफ जाएगी 85-90, ऐसा होता नहीं, ठीक है। क्यों नहीं होता उस पर भी बात करेंगे थोड़ी बात। अभी आप पैटर्न पकड़िए कि 2 तो के फ्लोज आएंगे। के फ्लोज का हमें पता नहीं है कहां से आएंगे। मोस्ट ऑफ द न्यू के फ्लोज आने वाले हैं, और आप न्यू के फ्लोज एनआई से कर सकते हो, वुमन से रिलेटेड एक्ट है वहां से हो सकते हैं, या सीआरपीसी में कोई बड़ा जजमेंट है या कॉन्स्टिट्यूशन में बड़ा जजमेंट है, वो हो सकता है। तो के फ्लोज के बारे में सिर्फ इतना है कि आप सिर्फ लीडिंग के फ्लोज देख लें 2023, 24, 22, 21 के, ताकि आपके काम निकल जाए, ठीक है। ऐसा नहीं होता कि पूरा सिलेबस पढ़ना होता है, ठीक है। अभी मैं स्ट्रेट जी पे बात करूंगा तो तब आपको समझाऊंगा कि ऐसा नहीं कि पूरा 100% सिलेबस पढ़ना होता है। दूसरी बात, एक अमेंडमेंट आना है। कौन सा अमेंडमेंट आना है? सारे बेयर एक्टों के 15-20 अमेंडमेंट चेक कर लो। अमेंडमेंट में वही चीज देखना कि मेजर कोई सेक्शन कहां से ऐड हुआ है। कोई सेक्शन है, सेक्शन ऐड किस अमेंडमेंट से हुआ है ये पूछेंगे, या अमेंडमेंट कब से प्रभावी हुआ ये पूछेंगे। उसके अलावा वही जो हमेशा का पैटर्न रहा है कि आपसे हेडिंग्स के क्वेश्चन आएंगे, 24-25 क्वेश्चन,
आपसे टाइम पीरियड पूछेगा, अथॉरिटी पूछेगा। अच्छा, डायरेक्ट लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन क्या होते हैं? जैसे कि निम्न में से किन परिस्थितियों में शाश्वत व्यादेश अनुदत नहीं किया जा सकता? तो आपको पता होना चाहिए किन परिस्थितियों में करेंगे, किन में नहीं करेंगे। ए सारे का कौन सा सेक्शन ये बात बता रहा है, उसकी जो सारी कंडीशन है वो। या सेक्शन 9 के अधीन जो वाद कब संस्थित नहीं किया जा सकता, किराएदार से आप कब्जे का प्रत्यावर्तन चाहते हो तो उसका वाद कब संस्थित नहीं कर सकता, तो 13 ग्राउंड है, वो 13 ग्राउंड आपको पता होना चाहिए। तो ये होता है डायरेक्ट लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन। क्योंकि बाकी क्वेश्चन किस बेस पे आते हैं? या तो आपसे टाइम पीरियड पूछेगा, या आपसे अथॉरिटी पूछेगा, या आपसे कोई प्रॉपर एक दो शब्दों के जो आंसर होते हैं वो पूछा जाता है। तो वो क्वेश्चन होते हैं हेडिंग बेस, टाइम पीरियड बेस, अथॉरिटी बेस, ठीक है। बाकी हर बार क्या होता था कि इनके अलावा डायरेक्ट वाले लैंग्वेज वाले क्वेश्चन आ जाते थे। अब की बार कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन को और इंक्लूड किया जा रहा है प्री के पेपर में। तो तैयारी को इस ओर मोड़ दिया जाए कि आप मेजर पोर्शन पे कंसेप्ट क्लियर करें। मेजर पोर्शन का मतलब क्या होता है कि जहां जहां कोई चीज इंपॉर्टेंट है, जैसे कोई चीज कहां इंपॉर्टेंट है उस पर चर्चा करता हूं। सीआरपीसी की हम बात करें, ठीक है, हमें सेक्शन 41 में गिरफ्तारी के संबंध में वहां का जो प्रोविजन है 41, 42, 43, 44 का, वहां से लेकर जो 54A तक जो महत्वपूर्ण सिद्धांत गिरफ्तारी के संबंध में जजमेंट से दिए गए थे, उनको 2005-2008 के अमेंडमेंट से इस सीआरपीसी में शामिल किया गया था। उनको एज ए स्टेटमेंट क्वेश्चन के रूप में पूछने की संभावना रहेगी। ऐसा नहीं कि पूछा जाएगा, रहेगी। दूसरी बात, 154 में एफआईआर अपराध कब संज्ञेय होगा, 164 में कथन अभिलिखित करते वक्त क्या सावधानियां होगी, क्या नहीं होगा, 167 में के कंसेप्ट की कब आप उसको पुलिस कस्टडी दोगे, कब जुडिशियल कस्टडी दोगे, कब संज्ञान ले सकते हो अपराध का, चार्ज कब फ्रेम किए जाएंगे, ये कंसेप्चुअल चीज है। एविडेंस में बात करें, आप संस्वीकृति अभिलिखित करने के संबंध में कंसेप्ट है कि किसी से संस्वीकृति कर दी, मान लो कि आपने किसी व्यक्ति से संस्वीकृति कर दी और आपने किसी पुलिस वाले से संस्वीकृति कर दी और वो पुलिस वाला आपको मजिस्ट्रेट के पास लेके आता, मजिस्ट्रेट को आकर आप कहते हैं कि मैंने पुलिस वाले को बता दिया कि मैंने उसका मर्डर किया था, तो क्या ये संस्वीकृति के एरिया में आएगी या नहीं आएगी? इट वाज ए कंसेप्ट। जिसका कंसेप्ट क्लियर है वो कर देगा, जिसका नहीं है वो बिखर जाएगा। तो कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, इसके लिए आपको मेंटली प्रिपेयर रहना चाहिए। तो थोड़ा कंसेप्ट पे अगले बार जब भी हम डायरेक्ट को रीड आउट कर रहे हैं, कंसेप्ट वाली चीजें देख लेना। बहुत ज्यादा नहीं आएंगे, 4 से 5 क्वेश्चन कंसेप्ट बेस आ रहे हैं, तो आप उनके लिए मेंटली प्रिपेयर होके चलना कि कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन का सामना हमें करना पड़ सकता है, ठीक है। लैंग्वेज के संबंध में बात करूं तो लैंग्वेज बात करती है कि हिंदी वोक्यूबुलरी है, ग्रामर का तो कंसेप्ट है, ग्रामर के कुछ कंसेप्ट है, कंसेप्ट कुछ मैंने वीडियो क्लासेज में बता दिए, कुछ मैं कागज पे लिख के आपको प्रोवाइड करा दूंगा, 1-2 दिन में आपको प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। वोक्यूबुलरी को लेकर मैंने कुछ 1-2 चीजें ही मैं प्रोवाइड करवा पाया, मुझे मेरी डायरी नहीं मिल रही है जिसमें वोक्यूबुलरी लिखी हुई थी, तो मैं उसको प्रोवाइड करवाने में असमर्थ हो पा रहा हूँ। किसी बच्चे को दी है, वापस मिल नहीं रही, रिटर्न की नहीं की, मुझे याद नहीं मैंने किसको दी थी। तो जो चीजें मैंने प्रोवाइड करवा दी। उसके अलावा आप हिंदी रचना प्रबोध, हिंदी रचना प्रबोध जो 10th 9th 10th से 12th तक चलती है आरबीएससी की बुक, उस बुक की जितनी भी वोक्यूबुलरी वाला पार्ट है, जहां जितने वन वर्ड हैं, जितने भी सिनोनिम्स मतलब पर्यायवाची, जितने भी विलोम है, सम श्रुत भिन्नार्थक शब्द है, ये अर्थ शब्द भेदों के अर्थ युग, शब्द युग्मों के अर्थ भेद वगैरह जितने भी टॉपिक्स हैं हिंदी रचना प्रबोध के क्लियर करके चले। मैंने टेलीग्राम ग्रुप में ये डाल रखा है। जो मैंने हिंदी वोक्यूबुलरी उपलब्ध कराई है वो डिलीवर लो ऐप पर करवाई है, ठीक है। डिलीवर लो ऐप में पीडीएफ सेक्शन में निःशुल्क ये चीज उपलब्ध है, आप वहां से जाकर डिलीवर लो ऐप डाउनलोड कीजिए, पीडीएफ सेक्शन में जाइए, वहां पर
सारा चीजें मैंने प्रोवाइड करा रखी है। ठीक है, शॉर्ट नोट्स भी मैंने आपको प्रोवाइड करा रखे हैं। शॉर्ट नोट्स मेजर एक्ट के और माइनर एक्ट के जितनों के मेरे पास अवेलेबल थे, मेजर एक्ट प्लस माइनर एक्ट के जितने भी अवेलेबल थे मैंने वो प्रोवाइड करा दिए। कुछ के नहीं है, आईपीसी के नहीं करवा रहा हूं मैं, कॉन्ट्रैक्ट के नहीं करवा रहा हूं। हो सकता है 2-3 दिन में बन गए तो मैं करवा दूंगा, अन्यथा मैं नहीं करवा रहा हूं। बाकी मैंने मेजर एक्टों के लगभग और माइनर एक्टों के जितने मेरे पास हो सकता था मैंने आपको प्रोवाइड करवाया। ठीक है, सारी पीडीएफ फॉर्मेट में दिलीवर लॉ ऐप पर जाकर पढ़िए। किसी प्रकार का कोई चार्ज मैंने नहीं लगाया क्योंकि इसमें मेरी मेहनत की हुई है और कर भी रहा हूं, तो मेरी मेहनत का मैं कभी चार्ज नहीं लेता। मेरा सीधा रूल है एजुकेशन के संबंध में कि मैं जो मेहनत कर रहा हूं उसको कभी भी मैंने चार्ज नहीं लिया उससे। ठीक है, पैसा मेरे लिए मुफ्त कभी भी नहीं रहा, ना कभी लाइक मांगने जाता हूं, ना कभी सब्सक्राइब मांगने जाता हूं। ठीक लगता है पढ़ो, नहीं पढ़ना जाइए, थैंक यू सो मच बोल देता हूं, कोई दिक्कत नहीं। अब आगे बात करते हैं कि इंग्लिश वोक्यूबुलरी मैंने आपको फुल अवेलेबल करवा दी। ठीक है, एडियम, परेजल वर्ब, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स सब आपको उपलब्ध करवा दी। एक ही पीडीएफ के अंदर सारी की सारी चीजें अवेलेबल करवा दी। आप आराम से पढ़िए, उसको पीडीएफ सेक्शन में आपको मिल जाएंगी। दूसरा बात कि प्री के क्वेश्चन में प्रोसीजर बेस्ड चीज को ध्यान रखना। जैसे बच्चों के पॉक्सो एक्ट में बच्चों के कथन अभिलिखित करते वक्त क्या क्या सावधानियां बरतेंगे, 3-4 सेक्शन से एक एक लाइनें उठाकर उसको निम्न में से कौन सा कथन सही है गलत है इस फॉर्म में क्वेश्चन पूछा जाएगा। इनके लिए मेंटली प्रिपेयर रहना। ठीक है, ये यहां पर बात होगी कि प्री में किस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे, उसको लिए आपको मैंने अवेयर किया है कि क्या क्या आ रहा है, क्या क्या आना है, उसको लेकर आप तैयार। अब बात करते हैं आगे कि हमारे पास 15-16 दिन बच रहे हैं। 15 दिन, 15 डे स्ट्रेटजी पर बात करते हैं। क्या होनी चाहिए अगले 15 दिन में। 3 प्रकार के व्यक्ति, एक जिन्होंने अभी तक स्टार्ट नहीं किया है, तो जिन्होंने अभी तक स्टार्ट नहीं किया है तो द स्टार्टर लिख देता हूं। एक जिनकी तैयारी मीडियम लेवल पर पहुंच चुकी है कि वो लगभग 60-70 स्कोर कर पा रहे हैं। किसी भी प्रकार का आप कहीं से भी तेफ्ट दे रहे हो, नहीं तेफ्ट भी नहीं दे रहे, मैं नहीं कहता कि तेफ्ट देना अनिवार्य होता है। आप कोई गाइड भी निकाल रहे हो और उस गाइड में से आप एवरेज 100 में से अगर आप एक ही सब्जेक्ट को निकाल रहे हो तो 100 में से 80+ क्वेश्चन सही हो रहे हैं, और आप अगर ज्वाइंट टेस्ट दे रहे हो तो 60 से 70 क्वेश्चन के बीच में सही हो रहे हैं। आप मीडियम लेवल पे हो। एक जिनकी तैयारी फाइनल हो चुकी है, फाइनलाइज हो चुकी है तैयारी, वो तैयार हैं कि आप आज की डेट में हमें एग्जाम कराइए। तीनों के लिए मैं अलग अलग 15 दिन की स्ट्रेटजी पे बात करता हूँ। स्टार्टर को बता देता हूं कि अगर आपने पिछले 2 साल के अंदर कभी भी लो पढ़ा है तो आप अभी भी फाइट में है। मैं नहीं कहता कि आप फाइट से बाहर हो, क्यों नहीं कहता, ऐसा नहीं कि मैं आप में कॉन्फिडेंस भर रहा हूं, सीधी बात करता हूं कि शॉर्ट नोट्स बहुत कारगर चीज है। शॉर्ट नोट्स का मतलब है कि मैंने अपने अनुभव से पूरी सीआरपीसी को 8 से 10 पेजों में बांध दिया, तो वो अपने आप में परिपूर्ण नोट्स हैं, वो बाहर नहीं जाएंगे। वहां से आपके क्वेश्चन अगर 8 क्वेश्चन आने तो 5 क्वेश्चन वहीं से आप उनसे ही पालोगे। ठीक है, ये मुझे विश्वास है। हो सकता है कि 5 का 4 मिले, पर इसका यह फायदा मिलेगा कि जितने एक्ट के नोट्स हैं उनको आप बार बार रिपीट कर रहे हो तो कम से कम आप 40 क्वेश्चन 70 में से कर पाओगे शॉर्ट नोट्स के दम पे ही। आगे बात करता हूं, इसके अलावा आप हिंदी, इंग्लिश में से किसी में भी एक में बहुत अच्छे स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। 15 में से 12-13 क्वेश्चन करने की आपकी रेंज होनी चाहिए दोनों में से एक सब्जेक्ट में। फिर आप देखिए 30 डे स्ट्रेटजी वाला मेरा वीडियो, और वहां पर मैंने जिन जिन सेक्शनों को मेजर पोर्शन बताया है उन सेक्शनों को रीड आउट कीजिए, पढ़िए, वहां से आप मेहनत कीजिए, हो जाएगा। और कोई भी एक ऑब्जेक्टिव की 1 या 2 गाइड आप लगातार साथ में निकालते रहिए,
आप अभी कंपटीशन में हैं, बाहर नहीं है, क्योंकि ओबीसी है 65 कट ऑफ जाती है, जनरल है 70 कट ऑफ जाएगी, कोई बड़ी कट ऑफ नहीं जाएगी। डराना आसान काम होता है, लोग कह देते हैं घर पे बैठ के कि पिछली बार पेपर इजी आया था तो ही 70 कट ऑफ गई थी। मतलब आप एग्जाम सेंटर में बैठिए, वही क्वेश्चन आपसे सही नहीं होगा, घर पे बैठ के आप उसी क्वेश्चन को ठीक कर देते हैं, ये अंतर होता है। और एग्जाम सेंटर में बैठा हुआ बच्चा 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन सही होते हुए भी गलत करके आता है, उसको पता है इसका आंसर ये होता है, पर वहां इतना दबाव फील करता है, उससे गलतियां होती है। तो 10-12 क्वेश्चन वो डिफिकल्ट बनाते हैं, 10-12 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो हमें नहीं आते, और 5-10 क्वेश्चन हम खुद गलत कर देते हैं, हम कट ऑफ से बाहर हो जाते हैं। तो सारी चीजें मेंटेन करनी होती है। मीडियम लेवल की जिनकी तैयारी लगभग बेयर एक्ट रीड कर लिया उन्होंने, बेयर एक्ट वो रीड कर चुके हैं, ठीक से रीड कर लिया, अब आप ऑब्जेक्टिव पे आ जाओ, अगले 15 दिन ऑब्जेक्टिव पे आ जाइए, ऑब्जेक्टिव टेस्ट कीजिए, ठीक है। 15 दिन ऑब्जेक्टिव टेस्ट का मतलब गाइड होता है, मेरी तरफ से आप किसी भी गाइड को निकालिए, ठीक है, एरर देख लेना। मैं 2-3 पब्लिकेशन है, नाम नहीं लूंगा, ठीक है, मैं नहीं चाहता किसी के बिजनेस को नुकसान हो, पर 2-3 पब्लिकेशन है जो बहुत ज्यादा मिसप्रिंट करते हैं, तो आप उन पर ज्यादा भरोसा ना करें। तो आप करते वक्त देख लें कि बेयर एक्ट में भी क्या इसका लिमिटेशन 30 डे ही था, क्योंकि वो 60 भी मान लेते हैं, वो हेडिंगे गलत कर देते हैं, ठीक है। इट्स टाइपिंग एरर, पर टाइपिंग एरर होता है तो आप उसको प्रूफ रीडिंग करवाइए। आप सालों से बुक निकाल रहे हैं, आप लोग के क्षेत्र में फेमस पब्लिकेशन है, आप इतने सालों में भी अपने एक बुक के एरर ठीक नहीं करवा पाए। आप किसी स्टूडेंट को देकर उसे 5-10 हजार रुपए देकर आप प्रूफ रीडिंग करवाते, वो पूरे आपकी गलतियां सही करके आपको दे देता, आप उसको प्रिंटिंग मटेरियल पे सही करवाइए, अगली बार वो चीज ठीक हो जाएगी। अच्छा, हम भी टेस्ट निकालते हैं, हम भी, हमारे टेस्ट में भी 100 में से 1-2 क्वेश्चन में गलती होती है, पर 1-2 क्वेश्चन में गलती होने का कारण होता है कि कई बार कंट्राडिक्टरी क्वेश्चन होते हैं, कई बार टाइपिंग एरर हो जाती है, पर ऐसा नहीं है कि 100 में से 10 क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, 12 हो रहे हैं। जबकि हाई कोर्ट के पिछले दोनों एग्जाम 2018-2021 में 5-5 क्वेश्चन डिलीट किए हाई कोर्ट ने, तो वहां भी उनसे गलतियां हो जाती है, 1-2 हमसे भी हो जाती है, क्योंकि जो टेस्टिंग एजेंसी टेस्ट बनाती है उनके पास इतना वर्कलोड होता है कि कितना भी प्रूफ रीडिंग कर ले, चेक कर ले, 1-2 क्वेश्चन गलत होने की संभावनाएं रहती, ठीक है। अब हम बात कर रहे थे कि आप ऑब्जेक्टिव निकालिए कितने दिन, अगले 10 दिन। अगर आपने बेयर एक्ट रीड कर लिया, ऑब्जेक्टिव निकालिए, टेस्ट दीजिए, कुछ भी कीजिए, आपको अगले दिन ऑब्जेक्टिव मोड पर रहना है मैक्सिमम समय, ताकि आपने जो बेयर एक्ट पे पढ़ा उसको निरंतर अभ्यास में लाया जा सके। पढ़ना और अभ्यास में लाना दोनों अलग अलग चीजें होती हैं। पढ़ना आपने बार बार याद किया, अभ्यास में लाना कि जो आपने याद किया क्या आप उसको परीक्षा में परफॉर्म कर पा रहे हो, या आप ऑब्जेक्टिव टेस्ट के माध्यम से खुद को परखते हैं। तो लास्ट के 5 डेज, लास्ट के 5 डेज नहीं, मैं कहूंगा 3 डेज, जो मीडियम लेवल पे, वो 5 डेज को सिर्फ और सिर्फ बेयर एक्ट रीड करना, सिर्फ बेयर एक्ट रीड, और वहां पर आप शॉर्ट नोट्स की मदद लीजिए जो मैंने ऐप पर डाल रखे हैं, अदर भी इंस्टीट्यूट ने किसी ने प्रोवाइड करवा रखे हैं, बहुत अच्छे होते हैं शॉर्ट नोट्स उनकी अच्छी, उनसे हम 1 घंटे के अंदर पूरी सीआरपीसी पढ़ सकते हैं, 2 घंटे के अंदर पूरी सीआरपीसी खत्म कर सकते हैं। तो आपको 1 दिन के अंदर पूरे सिलेबस का रिवीजन करने का मौका मिल जाता है शॉर्ट नोट्स की बदौलत। फाइनलाइज वालों को बोलूंगा कि आप मैक्सिमम से मैक्सिमम टेस्ट लगाइए, और मैक्सिमम से मैक्सिमम टेस्ट पेपर को लगाइए, या आप गाइड के क्वेश्चन निकालिए, क्योंकि आपका लेवल बहुत अच्छा हो चुका है। दूसरा, वोक्यूबलरी पर आप विशेष रूप से फोकस कीजिए कि हिंदी इंग्लिश में कहीं कमी नहीं रहे, क्योंकि आपकी तैयारी लगभग फाइनलाइज है, तो आपने लो पे बहुत अच्छी कमांड बना चुके हैं, तो लो पर बनाई हुई कमांड को टेस्ट पेपर या गाइड के माध्यम से परखिए, और हिंदी इंग्लिश की वोक्यूबलरी और ग्रामर वाले पोर्शन पे थोड़ा ज्यादा समय दीजिए, ताकि आप 100 में से 85-90 नंबर सुनिश्चित कर सके। तीनों के पास ऑप्शन हैं कि अभी आप तीनों कंपटीशन में हैं। स्टार्टर के लिए ये जरूरी है कि आपने पिछले 2 साल के अंदर लो कहीं ना कहीं पढ़ा हो, तभी आप कर पाएंगे। अगर आप अचानक से 15 दिन में कुछ निकालना चाहते हैं तो मेरी तरफ से गेम ओवर हो चुका है, ठीक है।
प्रैक्टिस मस्त याद रखना कि इन 10 दिनों में प्रैक्टिस जरूर करें, क्योंकि हम डायरेक्ट पढ़ते हैं पर हमें पता नहीं होता कि कई बार उसमें से ऐसा क्वेश्चन निकाल के वो देता है, एक शब्द से क्वेश्चन निकालता है और हम उसको देखते ही हमें डायरेक्ट लैंग्वेज एग्जैक्ट याद नहीं होती और हम उसको आंसर नहीं कर पाते कि यार क्या लिखा था, किसी वाद में था या आवेदन में था कि अपील में था कि मजिस्ट्रेट लिखा था या न्यायालय शब्द लिखा था। हम उस शब्द से ही आंसर बनता है और हम उसको रिकॉल नहीं कर पाते। इसलिए क्वेश्चन की वेराइटीज से परिचित होने के लिए आपको टेस्ट पेपर या गाइड्स निकालनी चाहिए ज्यादा से ज्यादा। गाइड निकाल रहे हो तो 2 गाइड कम से कम निकालें, एक्सचेंज कर लें अपने दोस्तों के साथ, ठीक है। और किसी प्रकार की कोई भी परेशानी है तो आप बोल सकते हैं, ठीक है। अब बात करता हूं कि हमने स्ट्रेटजी पर बात कर ली, वोक्यूबलरी पे बात हो गई है और 15 दिन में बच्चों को क्या पढ़ना चाहिए क्या नहीं इस पर भी बात कर ली, एग्जाम पैटर्न पे बात कर ली, लगभग सभी मुद्दों पे बात हो गई है। आज विश्व पर्यावरण दिवस है। निजी रूप से मेरा आप सभी से निवेदन है, अच्छा ये सुनते ही भाग मत जाना, अभी मैं एक चीज और आपको इंपॉर्टेंट जानकारी देने वाला हूं कि कई लोगों को लगता है कि अब बहुत बकवास करने वाले हैं। मैं बकवास नहीं करूंगा, मैं निजी रूप से निवेदन करता हूं कि यार हमें एक पेड़ लगाना चाहिए। जैसा 55 डिग्री 54 डिग्री टेम्परेचर जा रहा है, आप समझ पा रहे हो कि आगे एसी लगाने से भी जीवन नहीं चलेगा, कभी तो बाहर निकलना पड़ेगा। तो एक एक पौधा सभी को लगाना चाहिए। एज ए इंस्टीट्यूट या एज ए सोशल पर्सन मैं अपनी तरफ से 100 पौधे लगाने के लिए संकल्पित हूं और इस दिशा में मैं कदम भी उठा चुका हूं। मैं भी आपसे निवेदन रहेगा, एक पौधा हर साल लगाइए, उसको बड़ा कीजिए। प्रकृति के सहयोग में हम आर्टिकल 51 में मूल कर्तव्य में पढ़ते हैं कि प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण करेंगे, उसमें वृद्धि करेंगे, तो ये आपका भी दायित्व है। कुछ बच्चों के मैसेज आ रहे थे कि सर प्रैक्टिस टेस्ट सीरीज कॉस्ट हम अफोर्ड नहीं कर पाते या फाइनेंशियल हम कमजोर हैं, और आपसे इसीलिए जुड़े हैं कि आप हमारा दर्द समझते हैं। तो मैं रिक्वेस्ट की है मैंने मॉर्निंग में मेरी टेस्ट सीरीज बनाने वाली एजेंसी से कि आप मैक्सिमम से मैक्सिमम 40% 50% तक ऑफ कर दीजिए, ताकि हर बच्चा जो अभी तक टेस्ट सीरीज नहीं ले पाया या जिसकी प्रैक्टिस नहीं हो पाई, जिसका मन है कि मैं एक बार करूं, ठीक है, कि मैं कहीं ना कहीं एक बार टेस्ट सीरीज दूं, तो मैंने उनके लिए रिक्वेस्ट की है कि जो चीज 150 में आ रही है क्या आप उसको 75 में प्रोवाइड करा सकते हैं। जो चीज 600 रुपए की है क्या आप उसको 400 या 350 रुपए में प्रोवाइड करा सकते हैं, या जो चीज आप 1000 रुपए में या 800 रुपए में सेल कर रहे थे क्या आप वो 500 में प्रोवाइड करवा सकते हैं। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे लॉस होगा तो मैं आपको ऐसे लॉस की प्रतिपूर्ति करने का वचन देता हूं, ऐसा मैंने उनको रिक्वेस्ट करके बोला है। शाम तक अगर पॉजिटिव रेस्पॉन्स आ जाता है तो आज अच्छा दिन है, मैं आपके लिए नोटिफिकेशंस डलवा दूंगा सभी के लिए। और तीनों प्रकार की टेस्ट सीरीज का रिगार्डिंग में एक चीज बता देता हूं कि आपको जिस प्रकार की भी समस्या हो टेस्ट सीरीज के संबंध में, खरीदते वक्त कोई समस्या हो, क्वेश्चन के संबंध में समस्या हो, तो ये व्हाट्सएप नंबर कॉल मत कीजिएगा, ठीक है। एक मैम्स हैं आकृति मैम, वो आपका रिप्लाई नहीं करेंगी, कॉल नहीं उठाएंगी, ठीक है, वो क्योंकि निरंतर बहुत ज़्यादा कॉल्स जाते हैं और कहीं कोचिंग्स के लिए टेस्ट सीरीज बनानी होती है तो उनको काम भी करना होता है। आप मैसेज छोड़ दीजिए, हो सकता है 2-4 घंटे 5 घंटे 8 घंटे में वो रिप्लाई आ जाएगा, जितना भी समय लगेगा इस पर मैसेज कर दीजिए। हमारे पास जो टेस्ट सीरीज चल रही है उसमें एक मेजर टेस्ट सीरीज होती है, उसके अंदर लॉ के 20 पेपर हैं जिसमें 8 फुल पेपर हैं। उसमें मैंने 2 पेपर और एडिशनल करने के इंस्ट्रक्शन दिए कि 8 फुल पेपर की जगह 10 फुल पेपर दे दो, बाकी 12 सब्जेक्टिव पेपर हैं। उसके अलावा उसी में हिंदी के 10 फुल पेपर भी हैं। हिंदी में भी मैं हिंदी के 10 फुल पेपर में भी एक इंग्लिश का फुल पेपर ऐड करवाने जा रहा हूं मैं, जो हाई कोर्ट ने पिछली परीक्षाओं में इंग्लिश के क्वेश्चन पूछे उनको शामिल करते हुए एक पेपर बनवाने जा रहा हूं, ठीक है। 10 फुल टेस्ट सीरीज जो आरजेएस पैटर्न है 70-30 का, 70 लॉ और 30 हिंदी इंग्लिश का, उसके लिए भी
एक टेस्ट सीरीज चल रही है 10 फुल पेपर के लिए, उसकी भी मैं प्राइस हाफ करवाने के लिए मैं रिक्वेस्ट करके बैठा हूँ। एक हिंदी की है जिसके लिए मैंने बहुत कम शुल्क रखा था शुरू से ही, ठीक है। मैं इन तीनों में कोशिश कर रहा हूँ कि आपको न्यूनतम से न्यूनतम शुल्क में अभ्यास करने का मौका मिल सके, और ऐसा आज अगर रात तक सहमति बन जाती है तो मैं अनाउंस करवा दूंगा, ग्रुप में भी अनाउंस करवा दूंगा और ऐप पर भी अनाउंस करवा दूंगा। अन्यथा मेरी कोशिश रहेगी कि आपको किसी भी माध्यम से अधिक सुविधाएं दी जा सकी। हम एक कॉन्ट्रैक्ट में बंधे होते हैं, जो टेस्ट एजेंसी मान लीजिए टेस्ट पेपर बना रही है उसके साथ हमारा कॉन्ट्रैक्ट है। अगर मेरे हाथ में इस प्राइस रेंज को बदलना होता तो मैं बहुत पहले बदल चुका होता। मैं उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट में हूँ और बंधा हुआ, मेरे रिक्वेस्ट पे अगर वो बदल देते हैं इट्स गुड, ठीक है। हालांकि मेरे अच्छे परिचित हैं, मुझे मेरी बात का वेटेज है, तो उम्मीद करता हूँ वो ऐसा कर देंगे, ठीक है। बाकी आप पढ़ते रहिए, मैं एग्जाम से 2 दिन पहले आपसे चर्चा करूंगा, तब आपको बताऊंगा कि पेपर के दौरान क्या सावधानियां रखनी है, कैसे आप 2-3 क्वेश्चन